दो बच्चे होते हैं, एक वो होता है जो आपको चीटिंग करने देता है, एक वो होता है जो कहता है अब मेरी किताब में से देखना नहीं। देखें, स्लेवरी या कैद होना फिजिकल नहीं है, सबसे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेंटल स्लेवरी। अगर आप दिमाग से ग़ुलाम हैं तो आप सारी ज़िंदगी ग़ुलाम ही रहेंगे। आपको उस ग़ुलामियत से या उस प्रिजन या उस स्लेवरी से निकलना है, वो बहुत ज़रूरी है। ये निकाल लाया हूँ उसको पिंजरे से, अब उसके दिल से पिंजरा निकालना है। वाह। मिसाल के तौर पे आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, एक इंसान है जो एक नेगेटिव इंसान है, उसके साथ आपको बिजनेस करनी है, तो आप उसको ये तो नहीं कहोगे ना जी आप में नेगेटिविटी बहुत है, मैं आपके साथ कारोबार नहीं कर रहा। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है वलीद खान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड टॉक विद वलीद खान करते हुए ये एहसास हुआ कि जो मेंटल हेल्थ का जो इशू है पाकिस्तान में, स्पेशली लोगों के साथ जहाँ रिसोर्सेज नहीं है, जहाँ बहुत ज़्यादा लोग नहीं है गाइड करने वाले, जहाँ लोग शर्माते हैं अपने मसले डिस्कस करते हुए, वहाँ पे कोई एक आध शो करके जान छुड़ाने वाली बात है, क्योंकि वो मसला हल नहीं हो पाएगा। तो फहाद भाई से डिस्कस हुई ये चीज़ और हमने डिसाइड किया कि हम वीक में एक और शो करते हैं जिसका नाम है परसीव विद डॉक्टर फहद, जिसमें हम लोग आप लोगों के क्वेश्चंस, आप लोगों के मसले, आप हमें स्क्रीन पे जो ईमेल एड्रेस आ रहा है इस पे अपने प्रॉब्लम्स, अपने मसले, जो भी आपकी दिमागी उलझने वो हमसे शेयर कर सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि हर एक सवाल का डिटेल्ड जवाब आपको दें। जब ये मैंने की फहद भाई को ये डिस्कस की ये चीज़, तो बड़ा शुक्रिया अदा करूँगा मैं उनका कि उन्होंने टाइम निकाला और उन्होंने कहा कि हाँ ये होना चाहिए। बड़े कम लोग होते हैं जो अपनी बिजी ज़िंदगी से वक्त निकालते हैं लोगों के लिए। तो थैंक यू सो मच फहद भाई, मोस्ट वेलकम। और उम्मीद है कि बड़ा अच्छा शो ये चलेगा, लोगों को समझ में आएगा, और आप लोग भी इसको शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको पता नहीं है कि कोई प्रॉब्लम अगर आपके साथ नहीं है तो आपकी सोसाइटी में, आपके आसपास कितने लोग उस मसले से गुजर रहे हैं और कितने लोग उस उलझन में हैं। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप इसको शेयर करें, इसको लोगों को बताएं इसके बारे में, ताकि ये चीज़ जो सिलसिला हमने स्टार्ट किया ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके। फहद भाई, जो लेटेस्ट अभी मसला चल रहा है वो बच्चों के एग्जाम्स का चल रहा है। तो अब ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि अभी तो स्टार्ट है, जब हम स्कूल में होते हैं ये तो छोटे छोटे मसले, अभी उनको आइडिया नहीं है कि क्या मसले आने हैं ज़िंदगी में, तो क्या करना चाहिए स्टूडेंट्स को भी, कैसे लेना चाहिए सिचुएशन को? वो एक कहावत है वलीद, डू नॉट ग्रो अप, इट्स अ ट्रैप। बिल्कुल। अच्छा, जब एक बड़ी एक ह्यूमन साइकी है, जब एक बच्चा होता है ना, उसको अपना जब इंडिपेंडेंट हेयर ब्रश भी मिले, या उसको अपना एक छोटा सा पाउच मिल जाए, या उसको कोई एक ऐसी चीज़ मिल जाए जो उसको ये पता हो कि वो उसकी अपनी है, तो वो बड़ा पॉजेसिव हो जाता है उस चीज़ के बारे में। अब उसी बच्चे को आप आगे बड़ा करते जाएं, वो बच्चे के अपने दोस्त होते हैं, उसकी अपनी प्राइवेसी होती है, वो एडोलेसेंट स्टेज से गुजरता है, वो अपनी पढ़ाई स्टार्ट करता है। उसमें दो कैटेगरीज हैं मेरी नज़र में, आप नोट कीजिए। दो बच्चे होते हैं, एक वो होता है जो आपको चीटिंग करने देता है, एक वो होता है जो कहता है अब मेरी किताब में से देखना नहीं। आप मुझसे सारे मजाक कर लें लेकिन आपने मेरा नहीं देखना, क्योंकि हो सकता है कि आपको मुझसे ज़्यादा मार्क्स मिल जाए। अच्छा, अब वो कैटेगरी का जो दोस्त है आप उसका कुछ कर नहीं सकते, जो आपको देखने नहीं दे रहा। ठीक है, ऐसी होता है ना, हमारे ज़माने में ऐसी होता था। मुझे तो अच्छी तरह याद है, मैं वहाँ जाके बैठना चाहता था जो अच्छा लिखता था, जिसका नज़र आता था। अब वो कैटेगरी जाके जब आदमी की बिल्डअप स्टार्ट होती है, उस बच्चे को आप नरिश करते हैं, वो बच्चा डेवलप होना शुरू हो जाता है, एक सर्टेन एज में आ जाता है। उसके बाद उसके पास शेयरिंग और केयरिंग का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाता है। ठीक है। अब वो शेयरिंग और केयरिंग के कॉन्सेप्ट में उसके पेरेंट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है सोसाइटी के साथ। बिल्कुल सही। उसकी खाला हो गई, चाचा हो गए, फुप्पी हो गई, चीज़ें हो गई कि क्या वो बच्चा, आप नोट कीजिए कि क्या वो बच्चा खाना शेयर करता है, क्या वो बच्चा अपने टूल्स शेयर करता है, अपने अपने खिलौने शेयर करता है, अपनी चीज़ें शेयर करता है। अगर आपका बच्चा चीज़ें शेयर करता है तो वो हमेशा शेयर करेगा। मैं अगर इस वक्त इफ़्तार पे बैठा हूँ और मेरे पास काम करने वाले हैं, और अगर उनके पास इफ़्तार उसी तरीक़े का ना हो जिस तरीक़े का मेरे पास नहीं है, तो मुझे उस पर प्रॉब्लम है। मुझे प्रॉब्लम इसलिए कि मैंने बचपन से देखा है कि मुझे सिर्फ अपने लिए नहीं खाना, बल्कि जो कुछ मेरे अतराफ़ में लोग हैं मुझे उन्हें भी कंफर्ट लेवल देना। एक छोटी सी बात कह रहा हूँ। तो ये बहुत ज़रूरी है जो आप ये कह रहे हैं ना कि बच्चे का एग्ज़ाम का कॉन्सेप्ट। अब एग्ज़ाम है, अब हमारे ज़माने में जब हम 80s में बड़े हो रहे थे, उस ज़माने में रट्टा होता था। मतलब आपने रटा पेज 11 से 22 तक, आपने उसको तोते की तरह रट लिया। 5 इयर्स होते थे, 5 इयर्स होते थे, मल्टीपल चॉइस होते थे, सारी चीज़ें होती थी। अब मसला ये होता, अगर एग्जाम एक्सटेंड हो जाते थे ना, हमें प्रॉब्लम ये होती थी कि हमारे दिमाग में रिटेन रहेगा नहीं, फिर हमें दोबारा उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। आज के ज़माने में कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई है,
कॉन्सेप्ट के साथ। जब कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ाई है तो उसके अंदर अगर एग्ज़ाम डिले भी हो जाए तो इतना प्रॉब्लम होता नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है एक बच्चे की नज़र से आप सोचें, वो ये चाहता है कि जल्द से जल्द मेरे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाए और मैं सिस्टम में आ जाऊँ। तो बेसिकली देखा जाए तो ये हमारी पॉलिसीज़ का भी फुकदान है। सच्ची बात ये है कि इनको चाहिए था कि पहले से एक चीज़ आइडेंटिफ़ाई कर लेते, लेकिन ये कोविड का भी किसी को पता नहीं था कि किस तरह से आना है। तो बच्चों को मेरी नज़र में ये है कि आपके एग्ज़ाम्स अगर हो रहे हैं, आप घबराएं ना, आप किसी चीज़ से डरें ना, आप ये ना सोचें कि बेसिकली आपको उस एग्ज़ाम के अंदर क्या होगा, आपने पढ़ लिया। बिल्कुल सही, मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे वाले साहब हमेशा कहते थे मेडिकल कॉलेज के ज़माने में भी, जब आप इमेजिन करें सुबह हमारा फिजियोलॉजी का पर्चा है जिसकी किताब 5000 पेज की है, जो आपकी पूरी ह्यूमन बॉडी में से कहीं से भी वो कुछ भी पूछ सकता है और आपको बहुत सारी चीज़ें तो पता भी नहीं होती। मुझे अच्छी तरह याद है, मेरे वाले साहब भी डॉक्टर हैं, वाले साहब ये कहते थे कि रात को सो जाओ, खाना खाओ, सुकून से सो जाओ। अब रात को पढ़ाई का कोई हल नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मैं रात को घोट के पीऊँगा और मैं सुबह उसको कर दूंगा। जो मैंने पढ़ा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वही है। तो बच्चों को भी यही है कि आप रिलैक्स करें, हो जाएगा। लेकिन अभी आपने बड़ा एक खतरनाक स्टेटमेंट बोला है जिससे पाकिस्तान कौम डर गई है कि आपने घबराना नहीं है। यही बच्चों को भी बोलेंगे तो समझेंगे मतलब घबराना नहीं, मैं एग्जाम के हवाले से कहूँगा। देखिए, फियर ऑफ अननोन मैंने कई दफ़ा बात की, आप उस चीज़ से ना घबराएं जिसका आपको पता नहीं है। ठीक है ना? मैं अगर आपको कहूं कि जी आप इलेक्ट्रिक सॉकेट में अपना हाथ दे दें और घबराएं ना, तो वो बेवकूफ़ी की बात है। लेकिन वो चीज़ जो आपको पता नहीं है उसके ऊपर अगर आप अभी से घबराएंगे तो आप अपने पोटेंशियल्स पे काम नहीं कर सकते। सही। उस केस में नहीं घबराना। सही। अच्छा, एक बड़ी वजह बच्चों के घबराने की ये भी होती है कि पेरेंट्स का जो प्रेशर होता है एक, कि इतने मार्क्स आने, कज़न तुम्हारा देखो वो लड़की हो गई इतना अच्छा पढ़ती है, ये वाले जो प्रेशर्स होते हैं, अब ये पेरेंट्स को ऑब्वियसली बोलना भी है कि पढ़ो, ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल छोड़ दें। तो किस तरीके से बच्चे को पॉलिश करें कि प्रेशर भी ना आए और आए तो वो नेगेटिव ना चला जाए और बच्चा पढ़ भी ले? इसमें पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और मैं अभी थोड़े दिन पहले ही किसी पेरेंट्स और किसी के साथ, उनके बच्चे के साथ प्रॉब्लम हो रही थी। मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मतलब उस एक्सट्रीम लेवल पे भी चीज़ें चली जाती हैं जहाँ उस बच्चे को इतना प्रेशर होता है कि वो उसकी नींद ख़त्म हो जाती है, वो दवाइयों के ऊपर आ जाता है, उसका वज़न ख़त्म हो जाता है सिर्फ इसलिए कि जी उसके कज़न ने बहुत अच्छे मार्क्स लिए, इसको भी मार्क्स लेना है, इसको इस यूनिवर्सिटी, इस कॉलेज, इस जगह पे उसको एडमिशन होना ज़रूरी है, वरना हम कहाँ शक्ल दिखाएंगे, हमारा क्या हाल होगा। और इंडिया में तो सुसाइड रेट भी बहुत ज़्यादा है। हमारे पास भी है, हमारे पास भी पीयर प्रेशर हो जाता है, पीयर प्रेशर कहलाता है, हमारे पास भी पीयर प्रेशर बहुत है। उसमें पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, मैं ये समझता हूँ। और पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि आपके बच्चे का एप्टीट्यूड क्या है। देखें, वाइब्स आती है ना, आप किसी भी चीज़ में वाइब्स आती हैं, हम एक अच्छी फील आती है किसी चीज़ की। पेरेंट्स हैं, ज़ाहिर है मैच्योर हैं, उस लेवल पे हैं, आई एम श्योर दुनिया में जाते हैं, कमाते हैं, सोसाइटी में मूव करते हैं, तो आपको उन चीज़ों का पता है। जब आपको उन चीज़ों का पता है तो आप अपने बच्चे को उस हिसाब से इतना मार्जिन दें कि उसको पता होना चाहिए कि मुझे क्या आगे करना है। हाँ, उसको आप दें, उसको आप एक अपना ट्रैक दिखाएं ज़रूर, लेकिन आप उसको इतना ना करें कि वो बेचारा अपनी कैपेबिलिटीज़ के अगेंस्ट काम करने लगे। सही है, ठीक है। इससे बात हुई, एक दफ़ा एक कर्नल साहब उनसे बात हो रही थी, तो उनके बच्चों ने बोला कि मैं टीचर बनना चाहती हूँ। अच्छा। उन्होंने ये सोचा, वो बताते हैं कि यार टीचर ये बनेगी तो उतना एक्सपोजर नहीं है, बनी। उन्होंने बोला ठीक है टीचर बनो, डॉक्टर्स के टीचर बन जाओ। तो वो आप उसको एक डायरेक्शन बेसिकली आपने दे दी। हाँ, वो दे दी। अच्छा, अभी जो स्टूडेंट्स हैं, अभी करंट सिनेरियो भी काफ़ी ख़राब चल रहा है, इसमें किस स्टेज है वो जब उनको ये फिक्र करनी चाहिए कि अच्छा बड़ों के बनना क्या है? क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि मैंने सोचा कुछ और था, हुआ कुछ और, आज मैं कुछ और कर रहा हूँ। तो वो तो अल्लाह ताला के बड़ा अमल दखल होता है कि क्या प्लान हुआ है, लेकिन किस एज में स्टूडेंट को सीरियस होकर सोचना चाहिए कि अब मुझे क्या करना है? अब अगेन ब्रिटिश सिस्टम का बच्चा है, अमेरिकन सिस्टम का बच्चा है, हमारे सिस्टम का बच्चा है, इंटर वाला बच्चा है, ओ लेवल्स वाला बच्चा है, या वो अमेरिकन सिस्टम वाला बच्चा है, तो वो सारे क्राइटेरिया बहुत डिफरेंट है। ठीक है। आप किसी अच्छे ए ग्रेड स्कूल्स को देंगे तो बेसिकली वो आपके पास टीचर्स काउंसलिंग भी होती है, उनके पास कई ऐसी चीज़ें होती हैं जहां वो बच्चे की साइकोलॉजी को, बच्चे के एप्टीट्यूड को स्टडी करते हैं, बच्चे को देखते हैं, उस बच्चे की प्रोफाइलिंग पेरेंट्स के सामने रख देते हैं कि जी हम ये समझते हैं कि आपका बच्चा इन चीज़ों में बहुत अच्छा है। हम आखिरी 5 सालों में ये देखा है कि जी आपका बच्चा फिज़िक्स केमिस्ट्री में बहुत अच्छा नहीं है, बायोलॉजी अच्छी करता है, आपका बच्चा दूसरे स्किल्स में बहुत अच्छा है, लैंग्वेजेस में अच्छा है, किसी और चीज़ में अच्छा है, तो हम ये समझते हैं कि आपका बच्चा उस एप्टीट्यूड या उस तरफ जा सकता है। अब हमारे पास होता ये है सिलसिला मेजॉरिटी घरों में
कि मिसाल के तौर पे अगर बाप का बिजनेस है, अब बाप ने गारमेंट्स का बिजनेस किया हुआ है फॉर इंस्टेंस, अब वो बच्चे का एप्टीट्यूड है अकाउंट्स का, बच्चा अकाउंट्स में मास्टर्स करना चाहता है, बाप ये चाहता है कि नहीं बेटा जो है मेरे साथ उस गारमेंट्स की फैक्ट्री में आए। सही है। अब वो जब गारमेंट्स की फैक्ट्री में आ जाएगा तो वो गारमेंट्स की फैक्ट्री में अकाउंट्स को तो बहुत अच्छा देखेगा, लेकिन प्रोक्यूरमेंट को कैसे देखेगा, वो मार्केटिंग को कैसे देखेगा, प्रोडक्शन कैसे वो देखेगा? प्रोडक्शन कैसे देखेगा, वो टीम लीडरशिप कैसे देखेगा, वो सारे डिपार्टमेंट्स जहाँ पे उसका इंटरेस्ट नहीं है, ऑटोमेटिकली उसको वो सारी चीज़ें उस एज में देखना पड़ती हैं। ठीक है, तो मैं इस चीज़ पे बिलीव करता हूँ कि आप अपने बच्चे का पहले एप्टीट्यूड देखें, आगे एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ और एक्स्ट्रा जो फर्दर एजुकेशन है आप उसको वही दिलाएं जहाँ उसका एप्टीट्यूड है। ठीक है। जब वो उसका फुलफिल हो जाएगा, उसके बाद एज के साथ आपकी लाइकिंग्स और एज के साथ चीज़ें चेंज होती हैं। मेरी बहुत चेंज हुई है। ठीक है। मुझे ये नहीं पता था कि मैं बैठ के इस तरह कैमरे के सामने बात कर रहा हूँ, शायद मैं बहुत कैमरा शाय था, शायद मुझे इन चीज़ों का शौक़ नहीं था या मुझे इंटरेस्ट नहीं था। अब चलें प्रोफेशन भी है, लेकिन आप बहुत सारी चीज़ें जब ऑटोमेटिकली टाइम के साथ होता है, आपके साथ भी हुआ होगा, मेरे साथ भी होता है, तो एज के साथ चीज़ें चेंज होनी शुरू हो जाती है। आप उन्हीं के पेरेंट्स से, उसी बच्चे के माँ बाप से पूछें कि क्या आप 22 साल की उम्र में जो थे, आज 50 साल की उम्र में भी आपकी सोच वही है? नहीं होगी उनकी सोच। जब उनकी सोच नहीं होगी तो आप अपने बच्चे को उस सोच के ऊपर जाएं कि जहाँ 20-22 साल की उम्र में क्या था। देखें वलीद, पहले के ज़माने में फ़ोन नहीं था, स्मार्टफोन नहीं था, एक्सेसिबिलिटी नहीं थी, गूगल नहीं था, बहुत सारी चीज़ें नहीं थी जहाँ किसी ने कुछ कह दिया आपने वो चीज़ मान ली। आज के ज़माने में वो हर चीज़ गूगल करके मालूम कर सकता है, उसको हर चीज़ का जवाब मिल जाता है। हमारे ज़माने में ब्रिटानिका की इंसाइक्लोपीडिया होती थी। किसी ने अभी परसों ही मुझे कहा कि ऑलमोस्ट 10 से 11,000 डॉलर में ब्रिटानिका का पूरा वॉल्यूम मिलता था। आज इंसाइक्लोपीडिया की किसी को ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाथ में फ़ोन है। वक्त बदल गया, चीज़ें बदल गई, तो आपको भी उसी ट्रेंड के साथ जाना ज़रूरी है। बिल्कुल सही है। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कभी कभी कि एक पूरा साइकिल बना हुआ है। वो साइकिल ये बना हुआ है कि एक बच्चा है, स्पेशली अगर हम उसमें लड़कियों की बात करें, तो वही पेरेंट्स उसको सिखा रहे होते हैं कि उसने कैसे रहना है, या फिर वो अपनी माँ को देख रही होती है, डोमेस्टिक इश्यूज चल रहे होते हैं, डिफरेंट मसले चल रहे होते हैं, तो या तो उसके अंदर एक ये इमेज बन जाती है कि मर्दजात है ही बुरी, और फिर वो मार्च में आ जाती है, या फिर ये इमेज बनती है कि नहीं बहुत ही दब के रहना है, तो सेल्फ स्टीम पे कॉम्प्रोमाइज़ करने लग जाती है। तो ये बीच का एक बैलेंस, स्पेशली जो ये भी यंग पेरेंट्स हैं, वो क्या करें, क्या सिचुएशन क्रिएट करें कि वो एक बैलेंस्ड बच्चा बढ़ाओ, वो इतना बटा हुआ ना बढ़ाओ। घर की अपब्रिंगिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। आपने, वो कहते हैं इंग्लिश में, टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड। बच्चे को सिर्फ एक घर वाले परवरिश नहीं दे सकते, उसमें फुप्पी, चाचा, नाना, नानी, पड़ोसी, दोस्त, हमसाए, वो सारों की तरबियत, सारों की नरिशमेंट और सारों के प्यार मोहब्बत के साथ एक बच्चा ग्रो होता है, और उसके बाद वो फ्लरिश करता है। अच्छा, अभी आपने बात बोली कि जी इसके अंदर कि हम एक प्रेशर आ जाता है और उसके बाद उसमें रिजेंटमेंट कहलाती है, उसको इंग्लिश में कहेंगे कि रिजेंटमेंट हो गई। उसको एक दिमाग में ये हो गया कि जी ये ज़ात अच्छी नहीं है, या ये मर्द अच्छे नहीं है, या ये चीज़ अच्छी नहीं है। ज़रूरी नहीं है, दुनिया में हर कोई एक जैसा नहीं होता। इसमें पेरेंट्स का और ख़ास तौर पे माँ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, स्पेशली लड़की के लिए, क्योंकि लड़की और बाय डिफ़ॉल्ट माँ से बहुत करीब होती है एज़ कम्पेयर टू बाप। एक टीनेजर लड़की अपनी माँ से करीब होगी, एक टीनेजर लड़का अपने बाप से ज़्यादा करीब होगा, क्योंकि उसको वो अपना बाप मेंटोर मानता है, वो अपने बाप की सारी चीज़ों को फॉलो करने लगता है। वो उसको माँ की जो बातें हैं वो बहुत डिफरेंट लगती हैं एज़ कम्पेयर टू बाप की बातें। ठीक, अब वो लड़की को बहुत ज़रूरी है कि माँ उसकी वो तरबियत दे। अगर फ़र्ज़ करें उसकी माँ की उसके बाप से नहीं बनती, फॉर इंस्टेंस, कोई बात नहीं, लेकिन आप उस बच्ची को वो परवान ना दें, या उस बच्ची को वो अपब्रिंगिंग, या आपको उस दिमाग में उसके वो सोच ना डालें कि जी कल के दिन जब वो शादी करेगी, या कल के दिन जब उसका किसी से रिलेशनशिप होगा, या अपनी ज़िंदगी स्टार्ट करने वाली होगी, हर मर्द इस तरह के होते हैं या इस तरह का एक्ट करता है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी सोच खुली हो। देखें, स्लेवरी या क़ैद होना फिज़िकल नहीं है, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेंटल स्लेवरी। अगर आप दिमाग से ग़ुलाम हैं तो आप सारी ज़िंदगी ग़ुलाम ही रहेंगे। आपको उस ग़ुलामियत से या उस प्रिजन या उस स्लेवरी से निकलना है, वो बहुत ज़रूरी है। ये बहुत अच्छा। इस पे मुझे एक शेर याद आ गया आपकी इस बात पे, बड़ा ज़बरदस्त शेर है, बड़ा फेमस हुआ है कि निकाल लाया हूँ उसको पिंजरे से,
अब उसके दिल से पिंजरा निकालना है, वाह, उसके दिल से पिंजरा पिंजरा निकालना निकालना है, तो असल वो बात यही बिल्कुल है। बिल्कुल सही बात दिल है, से पिंजरा निकालना। दिल से पिंजरा निकालना है। तो अच्छा, क्या यही रीज़न है जिसकी वजह से फिर वो बच्चा आगे जाके उसको एंजाइटी होने लगती है, पैनिक अटैक आने लगते हैं, परेशान होने लगता है? अब हो रही है चीज़, वो एक पूरी चीज़ हो गई, उसे बदल नहीं सकते। अब इसको कंट्रोल किस तरह करना है इस चीज़ को, कि अब तो हो रही है ना, जो पास्ट में था हो गया, एंजाइटी हो रही है। आपने अभी थोड़ी देर पहले इंटरव्यू स्टार्ट होने से पहले आपने एक बात बोली थी कि कैसे पता चलती हैं वो साइंस जी कि उस बच्चे में कॉन्फिडेंस नहीं। ठीक है, जी, मैंने जी, ये बिल्कुल, पॉइंट आपका बिल्कुल, पिक किया था जब आपने जी, कहा जी, जी। कैसे पता चलता है कि उस बच्चे के अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो साइंस नहीं है। देखें, कई ऐसे जेस्चर्स हैं जिससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। आपका बॉडी जेस्चर, आपका आई टू आई कांटेक्ट, आपका कॉन्फिडेंस, आप अच्छा बोल रहे हैं, बुरा बोल रहे हैं, जो चीज़ पसंद है या नहीं पसंद है, आप उसको एक्सप्रेस करें। जब आप एक्सप्रेस करेंगे तो पता चलेगा कि आपका दिमाग क्या सोच रहा है। देखिए, इस वक्त हम बात कर रहे हैं ना, हमारे दिमाग ने उस चीज़ को स्टिमुलेट किया, आपने मुझे सवाल किया, मेरे दिमाग ने उसका जवाब प्रिपेयर किया और मेरी ज़बान से उसका जवाब निकल रहा ठीक है। है। सही निकल रहा है, गलत निकल रहा है, दैट बिसाइड द पॉइंट, उसको छोड़ दें। लेकिन मैं उस चीज़ का जवाब दे रहा हूँ आपको। सही है। आपको उस बच्चे को ये देखना है। देखिए, इंट्रोवर्ट अगर बच्चा हो गया तो उस नट शेल से निकलना उसको बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो कहते हैं उस ककून में फंस गया, वो उस शेल के अंदर आ गया जहाँ से आपने उसको बाहर निकालना है। बाहर निकालने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, उसको बैकिंग होनी चाहिए अपने माँ बाप की, ठीक है। अपने चीज़ों की, अपने घर वालों की। अगर वो बैकिंग होगी तो उस बैकिंग से बच्चा बाहर निकल सकेगा। इसीलिए आप कितनी ही तरबियत कर लें बच्चे की, कितने ही अच्छे स्कूल में बच्चे को डालें, एजुकेशन बिगिंस फ्रॉम होम। घर से एजुकेशन स्टार्ट होती है। अगर घर का माहौल अब्यूज़िव किस्म का है, घर के माहौल के अंदर प्रायोरिटीज़ डिफाइंड नहीं है, तो आप क्या समझते हैं कि बच्चे के पास भी आगे चल के प्रायोरिटीज़ डिफाइन होंगी? नहीं होंगी नहीं होंगी। बाय डिफ़ॉल्ट। ये बहुत ज़रूरी है हमारे कल्चर में। एटलीस्ट हमें ये एडवांटेज, मैं भी बाहर की सोसाइटी में रह के आया हूँ, बाहर इन चीज़ों पे इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है वैल्यूज़ हैं लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। हमारे पास वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन बहुत ज़्यादा भी बहुत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपने उसको थोड़ी सी प्राइवेसी भी देनी है। उस बच्चे को अपने लिहाज से खुद ही से उसके माइंड को डेवलप होने दें, इतना ज़्यादा ना करें कि वो उसकी अपनी थिंकिंग ख़त्म हो जाए। ठीक है। अच्छा, अभी आपने इंट्रोवर्ट की बात की, अब दो ही पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, एक कुछ लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, कुछ एक्सट्रोवर्ट होते हैं। अब क्या इंट्रोवर्ट होने में कोई बुराई है या ऐसा कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है, या कोई एक्सट्रोवर्ट है तो क्या उसमें कोई बुराई है या उसका कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट भी है? क्योंकि नेचर है ना, कोई इंट्रोवर्ट है वो बुक्स पढ़ने में खुश है, घर में रहने में खुश है, नहीं मिलना चाहता, सोशलाइज नहीं करना चाहता, मुझे लगता है ठीक है। और कोई एक्सट्रोवर्ट है वो पार्टी में जाता है और इतना एक्सट्रोवर्ट हो जाता है कि वो दूसरा जिसकी बर्थडे है उसके जान छोड़ के लोग उसको देख रहे होते हैं, ये क्या हरकतें कर रहे हैं। तो इसमें बैलेंस कैसे रखें? देखें, ये इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट बड़े स्ट्रॉन्ग वर्ड्स हैं। जैसे हम किसी को कह देते हैं ना, अरे यार ये तो उसको तो OCD है। ओसीडी, हाँ, ठीक है, अब OCD उसको अगर आप कहते हैं कि उसको ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग डिजीज है, मतलब एक स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम है ये, मतलब कोई छोटी बात नहीं है। इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट भी एक बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ है, ये एक नॉर्मल इंग्लिश का वर्ड नहीं है। जी, उसके अंदर अगर आप किसी को इंट्रोवर्ट कहते हैं तो इंट्रोवर्ट की कई साइंस हैं। ठीक है। मतलब उसको टीवी देखने का शौक नहीं, वो खाना सही तरीके से नहीं खाता, वो बैठे हुए इंसान रोना शुरू कर देगा, वो एक डिप्रेशन का शिकार होगा, आपको शक्ल से उसकी ब्लैंक फेस नज़र आ रहा होगा। बहुत सारी चीज़ें इंट्रोवर्ट के हवाले से, मतलब एक आदमी अगर मुझसे खुल के बात ना करे और मैं कह दूँ ये तो इंट्रोवर्ट है, ये तो गलत बात है। अच्छा, ओके, आपने इस तरह से ऐसे वर्ड्स जो आपने इंग्लिश डिक्शनरी के मुश्किल वर्ड सीख लिए हैं और दूसरे के ऊपर आपने उसको आजमाने हैं उन वर्ड्स के ऊपर, ये कोई जस्टिफाई नहीं करता। ये हमारे पास का कल्चर भी बन गया। बड़ा कॉमन हो गया। लेट्स से कोई चीजें अपनी ठीक करके रख रहा है, बोलेंगे इसको ओसीडी है, हाँ, OCD और थोड़ा शर्मा रहा है, ये इंट्रोवर्ट है, ये इंट्रोवर्ट लोग खुद भी बोलते हैं अपने आप को। लेट्स से किसी को ज्यादा सोशलाइज करने का शौक नहीं कहता मैं इंट्रोवर्ट हूँ, तो बेसिकली आप कह रहे हैं कि ये बड़ी स्ट्रॉन्ग कैटेगरीज हैं, ये खाली बहुत एक स्ट्रॉन्ग word नहीं है। कैटेगरीज हैं, ये बड़ी स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं, इसके साइन एंड सिम्टम्स हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम है। इसके अंदर आप सारी चीज़ें करते हैं, इससे थेरेपी होती है, इससे आप उसको निकालते हैं, इसको ओवरकम करते हैं। इसको ओवरकम करके ये मतलब नहीं है कि इंट्रोवर्ट से वो एक्सट्रोवर्ट हो गया, मतलब ये मतलब नहीं है कि अगर मेरी गाड़ी तेज़ नहीं चल रही तो मैं अब उसको कल से 150 किलोमीटर के पे चलाना शुरू कर दूंगा। बात उसकी नहीं है, बात उसकी है कि आप एक स्मूथ तरीके से अपनी ज़िंदगी को लेके चलें। देखें वलीद, ज़िंदगी को बैलेंस रखना आर्ट है। उस आर्ट को आप किस तरीके से लेके चलते हैं उसका बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है कि आप अपनी ज़िंदगी को कैसे आगे लेके चलते हैं। आप दोस्तों में बैठें तो दोस्तों की तमीज़ होनी चाहिए, ठीक है, दोस्तों में दोस्तों की तमीज़ होनी चाहिए।
आप अपने घर वालों के साथ बैठें, आपको उसकी तमीज़ होनी चाहिए। आप अपने सर को नानी की गोद में रख दें, उसकी तमीज़ होनी चाहिए। आप अपने कॉलेज कुलीग्स के साथ रहते हैं, आपको उसकी तमीज़ होनी चाहिए। हर चीज़ इंसान अपने अपने फेस से गुजरता है। अच्छा, अब इसको भी, जो मैंने आपको अभी बात बोली, कई लोग इसको कहते हैं यार ये तो बड़ा हिपोक्रेट है, ये तो बड़ा डबल फेस्ड है, यार ये घर में कुछ रहता है, बाहर कुछ रहता है। रहेगा, उसका घर में एक्ट डिफरेंट होगा, उसका बाहर डिफरेंट होगा, उसका दोस्तों में डिफरेंट होगा, उसका नाना दादी के साथ डिफरेंट होगा। वो अल्लाह मियाँ ने इंसान का फाइबर वैसा बनाया है। ठीक है। आप एक जैसे तरीके से नहीं रह सकते। हमारे पास, हमारी सोसाइटी में देखें, मैं ये समझता हूँ कि हम एज अ नेशन, हमें ओपिनियन देने का बड़ा शौक है। हम बिला वजह के किसी को किसी वजह से उसका ओपिनियन दे देते हैं, उसको चाहिए या नहीं चाहिए। अच्छा, अब मसला ये है कि अगर मिसाल के तौर पे मैं अगर आपको क्रिटिसाइज़ करना शुरू करूँ, हम रोज़ मिलते हैं, मैं रोज़ कहूँ कि वलीद आपकी ये बात सही नहीं है, वलीद आपने ये चीज़ सही नहीं बोली, आप 3-4 दिन मेरी बात को इग्नोर करेंगे, आपको 5वें, 6ठे, 8वें, 10 दिन, 15 दिन बाद आपको लगने लगेगा यार फ़हद भाई जो कह रहे हैं ना इस बात पे असर है। तो आपकी सोच उस तरीके से चली जाएगी। ऐसे किस्म के लोगों को कहते हैं टॉक्सिक। बिल्कुल। टॉक्सिक पीपल आपने सुना होगा, बिल्कुल। टॉक्सिक कहते हैं। अगर टॉक्सिसिटी है, ये नेगेटिव एनर्जी आपकी सराउंडिंग्स में है ना, तो आपके अंदर बाय डिफ़ॉल्ट नेगेटिव एनर्जी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि आप उन लोगों में रहें, उन दोस्तों में रहें जहां आप में पॉजिटिविटी रहती है। देखें, इस ज़माने में, इस वक्त में, पहले के वक्त में भी और आज के ज़माने में, स्पेशली कोविड और इन सारी क्राइसिस में, परेशान कौन नहीं है? सब परेशान। ठीक, आप और मैं अभी बात ही कर रहे थे, मेरे अपने इश्यूज़ हैं, आपके अपने इश्यूज़ हैं, ये बच्चे हमारे सामने बैठे हैं, इनके अपने इश्यूज़ होंगे, लेकिन हम उस इश्यूज़ के ऊपर क्या सुबह उठ के काम पे नहीं जा रहे, या हम काम नहीं कर रहे? हम लाइफ कर तो रहे चल रही हैं, है। लाइफ तो चल रही है। लाइफ तो जब लाइफ चल रही है तो हमें लाइफ को कैसे चलाना है? पॉजिटिविटी के साथ। बिल्कुल। बस ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। सही। अच्छा, मुझे इसमें ना जैसे एक मैं हमेशा एक चीज़ सोचता हूँ कि एक इंसान है, वो डिप्रेस है, उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे मसले चल रहे हैं। हमारे कल्चर में उसे कह दिया जाता है कि कोई भी मसला है, बोलते हैं यार तुम रनिंग करो ठीक हो जाओगे। जैसे बंदा डिप्रेस है, बोलते हैं यार तुम बाहर नहीं निकलते ना, रनिंग करो ठीक हो जाओगे, हेल्दी खाओ ठीक हो जाओगे। तो हम बड़े अच्छे तरीके से उसे इग्नोर कर देते हैं। अब वो पाँव टूटा हुआ है, कोई और मसला है, तो हम उसको डॉक्टर के पास ले जाएंगे, दिखाएंगे, 100 चीज़ें करेंगे। पर यहाँ पे आके हम उसको बड़ा फॉर ग्रांटेड लेते हैं और बोलते हैं यार भाग लो, बातें करो, डिस्कस करो तो ठीक हो जाओगे। तो इस चीज़ को कितना सीरियस लेने की ज़रूरत है कि भाई मेंटल हेल्थ बड़ी इंपॉर्टेंट है, और कोई एक्सरसाइज है दिमाग को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आजकल टीवी पे एक ऐड है, मुझे बड़ा पसंद है वो। आपने ऐड देखा? पता नहीं कौन सा ऐड है, जिसमें ये कहता है तुम गिरोगे तो बड़े आदमी बनोगे, देखो तुम सीढ़ियों से गिरे हो ना, बड़े आदमी बन जाओगे। एक ऐड आता है। अच्छा। हमारे पास ये जो स्लैंग्स हैं ना, ये जो वर्ड्स हैं, या वो चीज़ें जो बहुत अरसे से हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, आप मतलब मछली खाओ तो दूध ना पियो, जी, धब्बे हो जाएंगे। सब हो जाएंगे। वो सारी ज़िंदगी बाहर की सोसाइटी में हर जगह हमने फिश एंड चिप्स के साथ मिल्क शेक ही पिया है। तो मेरा मतलब ये कई ऐसी चीज़ें हैं जहाँ हमने वो उसको एक टैबू बना लिया है, या हम वो चीज़ें हैं जो हम उसके ऊपर सोचते नहीं है क्योंकि वो हमने शुरू से सुनी हुई हैं। सही। ठीक है ना? तो वो हम उस सोसाइटी के उसके ऊपर चल रहे होते हैं। अब ये जो आप कह रहे हैं कि हम इस तरह से करोगे तो ये हो जाएगा, वैसे होगा तो ये होगा, अगेन उसका कसूर नहीं है जो ग्रो कर रहा है, जिसका माइंड इस वक्त अभी सेंसिटिव है, जो अभी ग्रो करने के स्टेज पे है। फैमिली का रोल बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है। सही। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ आप बच्चे को एक ऐसे स्कूल में डालें जहाँ सिर्फ एजुकेशन के साथ उसकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी हों, स्पोर्ट्स भी हों, और उस बच्चे को बर्थडे पार्टीज़ में दोस्तों के घर भी भेजाएं, उसके दोस्तों को भी बुलवाएं। सही। आप अगर उसको बिल्कुल अपने साथ अलूव रखेंगे, अपने साथ ही रखेंगे, उसको सिर्फ अपने घर वालों के साथ ही मिलने के लिए देंगे, दोस्तों के साथ नहीं होंगे, तो उसका माइंड कैसे नर्चर करेगा? और याद रखें वलीद, आज के ज़माने में फ़ोन हाथ में है, बच्चे के पास हर चीज़ें एक्सेसिबल है। तो आप उसको उसके दोस्त बने इंस्टेड ऑफ आप उसको रोकें किसी चीज़ से, क्योंकि सोसाइटी में हर चीज़ एक्सेसिबल है बेसिकली आज के वक्त में। अच्छा, जहाँ तक एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज़ का है, वो तो आजकल स्कूल में इतनी हो रही हैं कि वो माँ बाप परेशान है कि वो 5,000 रुपये दे दो, आज एनिमल डे है तो मैंने हाथी बनना है। और हाँ, लेकिन वो कोविड के ज़माने में थोड़ा मुश्किल हो गया वैसे। हाँ, अभी मुश्किल हो गया। अच्छा, इसके अलावा एक लास्ट सवाल है, वो ये है कि हम लोग ना बाय नेचर बड़े इनसिक्योर हो गए। हम बोलते हैं यार फलां बंदा फेल करवा देगा, फलां बंदा प्रमोशन रुकवा देगा,
ये खौफ और डर कैसे दिल से निकालें? ये इतने मसले हो गए हैं, इतना इनसिक्योर हो गए हैं हर एक चीज़ को लेके कि कोई दूसरा इंसान हम पे इतना इन्फ्लुएंस हो जाएगा, आप ये बोल रहे हैं? हाँ, कि वो हम खौफ में रहते हैं कि फला बंदा ये नुकसान कर देगा, फला बंदा वो नुकसान कर देगा। वो इस पे एक शेर याद आ गया मुझे। जी, इरशाद। मौज दरिया से कहता है समंदर का सुकूत। सही। मौज दरिया लहरें मार रही है, जी। शोर मचा रही है, एक्टिव है। मौज दरिया से कहता है समंदर का सुकूत, जिसमें जितना ज़र्फ है उतना ही वो खामोश है। सही है। आप बहुत ज़रूरी है। देखिए, अब आपने जो सवाल पूछा ना, ये अब ये टीन एज से हट गया, जी। ये एक बड़े लेवल पे आ बड़े गया, लेवल मतलब आपके मेरी एज के उस पे आ गया, ठीक। अगेन मैंने आपको बोला, आप टॉक्सिक लोगों के साथ, आप नेगेटिव लोगों के साथ, उनके साथ आप एसोसिएट अगर करते हैं, काम के हवाले से करते हैं, तो आपके पास चॉइस नहीं है। अगर आप मिसाल के तौर पे आप अपना बिजनेस कर रहे हैं, एक इंसान है जो एक नेगेटिव इंसान है, उसके साथ आपको बिजनेस करनी है, तो आप उसको ये तो नहीं कहोगे ना जी आप में नेगेटिविटी बहुत है, मैं आपके साथ कारोबार नहीं कर रहा। करेंगे ज़रूर आप, लेकिन आप रहें उनके साथ, बैठें उनके साथ जहाँ आपको पॉजिटिव एनर्जी है। अच्छा, जहाँ पे साइकेट्रिस्ट हो जाए या साइकोलॉजिस्ट हो जाए, अगर आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम है जहाँ आपको उसका जवाब नहीं मिल रहा या आपको उसका सोल्यूशन नहीं है आपके पास, तो बेस्ट तरीका ये है कि आप उससे बात करें। आप किसी डॉक्टर के पास चले जाएं। कई ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो आप अपनी फैमिली से बात नहीं कर सकते, पेरेंट्स से नहीं कर सकते, दोस्तों से नहीं कर सकते। आप ये चाहते हैं कि मैं उसका एक मेडिकली ये चेक करूं कि यार मुझे कोई मेरे में जेन्युइन प्रॉब्लम है या मैं इस सोसाइटी के प्रेशर में आके मुझे प्रॉब्लम हो गया। अगर वैसा है तो आप उनसे बात कीजिए, ठीक है। डॉक्टर से बात कीजिए, डॉक्टर के सामने उस केस को रखिए और फिर उसका सोल्यूशन डॉक्टर किसी ना किसी करके, जैसे फॉर इंस्टेंस मैं आपका, अभी आपने कहा कि थोड़ी देर पहले आपने मुझसे कहा, मैं उस बात को उस वक्त मैंने आपको जवाब नहीं दिया कि एक्सरसाइज करें। आपने कहा ना कि वो अरे डिप्रेस हो एक्सरसाइज करो। एक्चुअली एक्सरसाइज बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा। हैप्पी हार्मोन्स सिक्रीट करती है, ठीक है। एंडोर्फिन जो आपके हार्मोन हैं एक्सरसाइज से करती है। मैं एक्सरसाइज बहुत रेगुलर करता हूँ, मुझे एक्सरसाइज पे बहुत बिलीव है। मैं इस रमज़ान में भी दोपहर में जाके एक्सरसाइज करता हूँ, वो समझते हैं कि मैं एक पागल आदमी हूँ। लेकिन वो जो हार्मोन्स सीक्रेट करती है, उससे मेरे अंदर एक पॉजिटिविटी आती है। देखिए, आप एक्सरसाइज करते हैं, आप अपने आप को फिट रखते हैं, आप अपने आप से प्यार करेंगे तो आप दूसरे से प्यार करेंगे। पहले आपको अपने आप से करना है। बिल्कुल। आप एक्सरसाइज करें, आप फिट हों, आप शावर लें, निकलें, काम पे जाएं, तो आपको ऐसा लगेगा आप दुनिया कॉन्कर कर लेंगे। कर कुछ भी नहीं सकते, एटीट्यूड आपका वैसा हो जाएगा। तो आप एक्सरसाइज करें, हेल्दी डाइट रखें, नींद को बैलेंस में रखें, चीज़ों को प्रॉपर तरीके से रखें और कोशिश करें कि माइंड को शट ऑफ कर दिया करें। आप मूवी देख रहे हैं, आपने नेटफ्लिक्स लगाई, कोई मूवी देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, टॉक शो से हट के, आप उसमें इन्वॉल्व हो जाएं, आप उसको एंजॉय करें। उस वक्त आप ये सोचें कि जी मुझे सुबह तो काम पे जाना है, मुझे अपने बॉस को वो फाइल देनी है, देखो मुझे वो काम करना है, तो आपका वो जो मूवी वाला मोमेंट है वो भी ख़राब हो गया, सुबह वाला काम भी नहीं हुआ, रात को नींद भी ख़राब हो गई। तो मैं इस चीज़ पे बहुत बिलीव करता हूँ और मैं हमेशा से कहता हूँ कि मैं बाहर की सोसाइटी में था तो मुझे गोरे की एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है। गोरा मंडे से फ्राइडे तक पागलों की तरह काम करता है, सैटरडे संडे को पागलों की तरह पार्टी करता है, एंजॉय करता है, रेस्ट करता है, सोता है, जो भी करता है। हमारे पास प्रॉब्लम ये है कि वो मंडे को सोचता है कि मैं सैटरडे को क्या करूँगा, सैटरडे को उसको टेंशन होती है मंडे को काम पे जाना है, तो वो ना सैटरडे एंजॉय करता है ना वो मंडे को एंजॉय करता है। तो आप बाय द मोमेंट एंजॉय करें। जब मोमेंट एंजॉय करेंगे तो हम एंजॉय करेंगे। आप और मैं हैं, इतना बिजी स्केड्यूल आपका भी रहा, मैं भी आज सुबह से बिजी था। आज अब इस वक्त आप और मैं बैठे हैं ना, इस वक्त कोई चीज़ नहीं है, मोबाइल साइलेंट है, बात ख़त्म हो गई है, आप और हम बैठे हैं और हम इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, इसका अपना मतलब। तो आप बाय द मोमेंट, और वैसे ही इस कोविड के ज़माने में हमें वैसे ही नहीं पता कल का क्या होना है। सही है। अच्छा, बच्चे जो है ना बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि पढ़ाई पे फोकस नहीं किया जा रहा और पता है कि इम्पोर्टेंट है। अब इसका कोई टोटका, कोई हल, कोई साइंस ऐसी है? क्योंकि मैं ये कहता हूँ कि भाई आप फिल्म देख रहे हो, उसमें आपको फोकस नहीं करना है, इंटरेस्ट इतना डेवलप है कि आप देखो 10 लोगों को 10 दिन बाद भी कहानी बता दोगे शुरू से एंड तक। तो पढ़ने के ऊपर फिर कैसे अटेंशन उसको ला सकते हैं? विजुअल और ऑडियो दोनों का कॉम्बिनेशन अगर होना तो वो चीज़ बहुत अच्छे तरीके से ग्रास्प हो जाती है। ठीक है। मूवी हमें ग्रास्प इसलिए करती है दो चीज़ों की वजह से। जब हम मूवी देखते हैं तो हमें टेंशन नहीं होती। अगर मैं आपको ये कहूँ कि वलीद आप ये मूवी देखें, इस मूवी से मैं आपसे 25 सवालात पूछूंगा, ट्रिविया क्वेश्चन है,
आपको वो मूवी टेंशन दे देगी, हाँ, देखने का दिल भी नहीं जाएगा। आपको देखने का दिल भी नहीं चाहेगा। आप कहोगे यार उसका वो हीरो का क्या एक्टर था, वो हीरो ने, मैंने आपसे पूछा कौन से कपड़े पहने थे, उसने राइट टर्न किया था, लेफ्ट टर्न किया था, कौन सी गली में गया था, अगला जुमला उसने क्या बोला था, आपको टेंशन हो जाएगी। लेकिन वही मूवी अगर आप एज अ मूवी देख रहे हैं तो आपको बहुत अच्छी तरह से याद होगी, ठीक है। सही। तो इसका मतलब ये है कि आपका माइंड जब एट ईज था तो आप उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से रिलैक्स एब्जॉर्ब करते हैं। मैं उसकी मिसाल देता हूँ। अभी मैं आज बल्कि इनफैक्ट मैंने 80s के ज़माने का वो एक आलमगीर का गाना सुना, वो मैंने तेरी गागर से पानी पिया था, बड़ा बड़ा प्यारा गाना, बड़ा बड़ा अच्छा सॉन्ग। अब यकीन करें वो गाना जब आज शुरू हुआ तो वो उसके पहले लिरिक्स के बाद अगले 3-4 लिरिक्स मुझे याद थे। सही है। हालांकि शायद मैंने उसको 20 साल बाद सुना होगा। क्यों याद थे? क्योंकि मैंने उसको याद नहीं किया था पेपर के ऊपर। जब आप एग्ज़ाम के लिए बैठें या आप पढ़ाई करें तो आप उसको एग्ज़ाम की एंगल से ना देखें, आप उसको एंजॉय करके पढ़ें। आप ये समझ के पढ़ें कि मैं इसको पढ़ रहा हूँ, इस सब्जेक्ट को पढ़ रहा हूँ, इसको मैं एंजॉय करूँगा और मेरे लिए ये एक आगे चल के मेरे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा होगा। सही। उस एंगल से जब आप सोचेंगे ना तो फिर आपका काम बहुत अच्छा नहीं, होगा। बहुत ज़बरदस्त चीज़ आपने बताई कि ऑब्वियसली जब हम ऑटोमेटिकली किसी चीज़ में इंटरेस्ट लेंगे, एंजॉय करेंगे, वो प्रेशर हटा देंगे, तो डेफिनेटली प्रेशर हटाना ज़रूरी है, क्योंकि देखें, सारी कहानी होती है हमारे विद इन द बॉडी, जो हमारे हार्मोन्स सीक्रेट करते हैं, हमारे जो रिसेप्टर्स हैं ना, ब्रेन में रिसेप्टर्स हैं, ब्रेन के अंदर कई ऐसे फोल्डर्स हैं जो खुले हुए हैं। आपके पास भी इस वक्त घर जाने के बाद क्या करना है वो एक फोल्डर होगा, सुबह काम का फोल्डर होगा, आपके बिल्स के फोल्डर होंगे, आपके पास कई ऐसे फोल्डर्स हैं जो आपके पास ओपन है, जो आपको करने हैं। मल्टीटास्किंग है ना माइंड के अंदर। अब उस मल्टीटास्किंग के अंदर कहीं पे प्रेशर होगा, कहीं पे प्रेशर नहीं होगा। एग्जाम के लिए बैठे, मैं ये समझता हूँ, और मैं जब पढ़ाई करता था मैं ये कहता था कि दुनिया का सबसे मुश्किल काम पढ़ाई करना है, बहुत मुश्किल काम। आपको अपने मूड को भी रखना है, आपने उसको फोकस भी करना है। आप किसी मिसाल के तौर पे आपको काम के ऊपर है, आपका दिल चाहे ना चाहे आप काम का दिन गुजार सकते हैं, ठीक है ना। आज मेरे पास बच्चा जो मेरा काम कर रहा था, आज उसने काम बिल्कुल दिल से नहीं किया घर में। मैंने कहा बच्चे तूने दिन गुजार दिया लेकिन काम नहीं किया। गुजर गया ना, दिन तो गुजर गया। लेकिन अगर वही चीज़ आप पढ़ाई करने में करेंगे तो आप कुछ भी नहीं पढ़ सकेंगे, क्योंकि आपका दिन ही नहीं गुजरेगा, आपकी वो पढ़ाई वेस्ट होगी। ऐसे वक्त में मैं हमेशा से कहता हूँ, बल्कि मैं इनफैक्ट अभी किसी के साथ मेरा एक सेशन भी हो रहा है, मैं उनको ये कहता हूँ कि अगर आपका पढ़ाई का मूड नहीं, किताब बंद कर दें। सही है, बंद कर दें। आप ये टारगेट कर लें कि जी सुबह के 9 बजे है ना, मैं 11 बजे से पढ़ूंगा, 2 घंटे मैं जो मेरा दिल चाह रहा है मैं वो करूँगा। सही है। आप 2 घंटे वो करें जो आपका दिल चाह रहा है, ठीक है। 11 बजे के बाद आप ऑटोमेटिकली पढ़ाई के अंदर बैठ सकते हैं। मैं आपको उसकी एक मिसाल देता हूँ। आपने अलार्म रखा सुबह 7 बजे का, सही है। आपके अलार्म ने स्नूज दबा दिया, 4 मिनट 3 मिनट बाद वो अलार्म दोबारा बजेगा। आप यकीन करें वो 3 मिनट की नींद गज़ब की नींद होती है, ठीक है ना, क्योंकि आपने जब एक दफ़ा बटन दबाया तो आपको ये पता है कि जी ये दोबारा बजने वाला है। उस वक्त की नींद अनबिलीवेबल नींद है, ठीक है। क्यों है? क्योंकि आपको ये पता है कि मुझे थोड़ी देर के बाद मुझे उस दुनिया को फेस करने के लिए उठना है, तो आपने उस चीज़ को प्रिपेयर कर लिया। अब यही चीज़ अगर आप एग्ज़ामिनेशन में या आप पढ़ाई के वक्त पे बैठे हों और जहां आप ये सोच रहे हों कि जी मैंने अब इस टाइम पे 11 बजे के बाद, 9 बजे किताब बंद कर दी, 11 बजे आपको दोबारा बैठना है, 11 बजे पढ़ने बैठेंगे तो सबसे बेहतरीन पढ़ाई आपकी होगी, क्योंकि आप उस प्रिपेयर थे। ठीक है। एक और एक बात वलीद मैं मिस नहीं करना चाह रहा, जो हमारे ज़माने में भी बात होती थी और मुझे एक गोरे टीचर ने भी कही थी और मैं उस चीज़ के ऊपर बड़ा फर्म बिलीव करता हूँ। आपका पेपर किस टाइम पे हो रहा है एग्जामिनेशन का? अगर आपका एग्जामिनेशन का पेपर दोपहर के 12 से 3 है, आप 12 से 3 अपनी पढ़ाई को प्रिपरेशन के वक्त ज़रूर पढ़ें, क्योंकि ये वो इम्पॉर्टेंट टाइम है जिस टाइम पे आपका माइंड एक्टिव होना चाहिए। अगर आप सारी रात पढ़ते हैं और एग्जामिनेशन आप 12 बजे देने जा रहे हैं और 12 बजे यूजली आप दिन में सो रहे होते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका माइंड उस वक्त रिलैक्स्ड होगा, आपका माइंड एक्टिव नहीं होगा, क्योंकि आपकी बॉडी को, सिस्टम को आदत नहीं है उस चीज़ की, ठीक है ना। तो आपको बहुत ज़रूरी है कि आपका एग्ज़ाम का जो टाइम होता है उस पैटर्न के ऊपर आपका माइंड टोटली अलर्ट होना चाहिए। सही है। मतलब लाइव एग्जांपल मैंने देखी हुई है कि वो एग्जाम करते हुए सो रहे होते हैं बच्चे, तो वो ये क्योंकि वो उनके सोने का वक्त है, वो सोने का वक्त है उसके, ये बहुत ज़रूरी है। सही है। अच्छा फादर, कोई एक लास्ट चीज़ आप कुछ बोलना चाहें व्यूअर्स को शो के हवाले से, आगे कोई क्या प्लान्स हैं हमारे? देखिए वलीद, अभी आप जैसे आप और मैं अभी बात कर रहे थे कि परसेप्शन के ऊपर, हम इसको एक रेगुलर टॉपिक के ऊपर परसेप्शन पे बात करेंगे। परसेप्शन, परसीव किया, ये एक बड़ा ब्रॉड स्पेक्ट्रम वर्ड है। मतलब
आप क्या परसीव करते हैं, आप उस चीज़ को कैसे सोचते हैं, मैं उस चीज़ को कैसे सोचता हूँ, दो मुख्तलिफ, एक ही चीज़ है लेकिन बहुत मुख्तलिफ है। जी मेरे पास ये कॉफ़ी का कप है, अभी इसमें कॉफ़ी ख़त्म हो गई, आप कहेंगे नहीं फात भाई इसमें 2 घूंट हैं, हैं मैं कहूँगा मुझे प्रॉब्लम हो रही है, मेरी कॉफ़ी ख़त्म हो गई। सही। दोनों की सोच एक ही है उसमें 2 घूंट, सही है। आप कह रहे हैं 2 घूंट है, मैं कहूँगा नहीं मेरे लिए प्रॉब्लम है 2 घूंट है। तो हाफ एम्प्टी ग्लास और फुल ग्लास, हर किसी का परसीव करना डिफरेंट तरीके से होता है, लेकिन मेरा एक एंगल होगा, सही होगा या गलत होगा वो मेरी जगह है, ठीक है। आपका एक अपना पॉइंट होगा। हम दोनों अगर पॉइंट्स को अपने साथ रखेंगे ना, तो एटलीस्ट हमारे व्यूअर्स को, हमारे ऑडियंस को, जो लोग हमें सुन रहे हैं, उनको शायद कोई ना कोई पॉइंट ऐसा मिल जाएगा जिससे वो अपनी चीज़ों को चेंज कर पाएंगे। तो वो हमारा बेसिकली मेन टारगेट और फोकस ही यही है। बिल्कुल सही है। तो इसको ना रेगुलर बेसिस करते रहते हैं, इंशाल्लाह मज़ा करते हैं, आएगा और बिल्कुल क्वेश्चंस अगली बार हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह तो और मज़ा आएगा, लोगों के क्वेश्चंस पढ़ के जवाब देंगे। और फिर मैं ये समझता हूँ कि वो पेरेंट्स और चाइल्ड का जो डिस्कनेक्ट है उसके ऊपर भी हमें बात करनी चाहिए। हमें एंग्जाइटी के, देखिए जैसे एंग्जाइटी के ऊपर मैं आज अभी बल्कि सोच ही रहा था आपसे, एंग्जाइटी पे भी हमें बहुत बात करनी चाहिए, क्योंकि जब घबराहट वाले फेज में आ जाते हैं ना, फियर एंड फ्राइट से फ्लाइट हो जाती है, फ्लाइट हो जाती है क्योंकि आदमी घबरा जाता है। एंग्जाइटी के ऊपर हम जैसे बात कर रहे थे कि बेसिकली फ्लाइट, फ्राइट, फ्लाइट, और उसकी वजह से फिर आप उस चीज़ को, उस पर्टिकुलर जगह और उस चीज़ को, सिचुएशन को छोड़ देते हैं। ठीक है। आप किसी भी चीज़ को देख, सक्सेसफुल क्रिकेटर को देख लें, आप इस वक्त आज के ज़माने में बाबर आजम की बड़ी बात हो रही है, आप किसी और क्रिकेटर को देख लें, या किसी और स्पोर्ट्समैन को देख लें, या किसी टीचर को देख लें, या किसी स्टूडेंट को देख लें, या किसी सक्सेसफुल आदमी को देख लें, वो आपको ज़रूर बताएगा कि जी मुझे इस लेवल पे पहुंचने के लिए बहुत कुछ अचीव करना पड़ा, बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ा। क्यों करना पड़ा? क्योंकि मैंने उस फ्राइट को ओवरकम किया। आप ओवरकम करेंगे तो आप उस लेवल पे पहुंच सकेंगे। जैसे मैंने पहले भी कहा था, शायद आपके प्रोग्राम में कहा था, कि हम स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं, वही चीज़ आपको एक सक्सेसफुल इंसान बनाती है। चाहे वो जेनेटर हो, चाहे कंपनी का CEO, आप स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं। स्ट्रेस को मैनेज करना आपने आपको आना ज़रूरी है। एजुकेशन बाद में, जब आप किसी ज़िंदगी में अपने काम करना शुरू करते हैं तो आपकी एजुकेशन तो है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, लेकिन आपने हमेशा सुना होगा, हम कहते हैं स्ट्रीट स्मार्ट। अब वो स्ट्रीट स्मार्ट क्या भला है? स्ट्रीट स्मार्ट का मतलब ये है कि बेसिकली आपको ये पता है कि मैं जिस सोसाइटी में, जिन नॉर्म्स में रह रहा हूँ, वहाँ पे लोगों की साइकी क्या है, लोग मेरे साथ क्या कर सकते हैं, और मुझे अपने आप को सेफगार्ड करते हुए मैं बेस्ट पॉसिबल अपने रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज कर सकता हूँ। ये स्ट्रीट स्मार्ट कहलाता है। ये जिसे हम जुगाड़ भी बोलते हैं बेसिकली। जुगाड़ आता है नहीं, देखिए मैं जुगाड़ बता, जुगाड़ एक ऐसा वर्ड है, मैं ऑनेस्टली अगर आपको कहूँ, मिसाल के तौर पे हम किसी कॉर्पोरेट ऑफिस में काम कर रहे हैं और मैं कहूँ कि जी आप बहुत जुगाड़ू हैं, तो वो साउंड सही नहीं करता। हमारे पास कई ऐसे वर्ड्स हैं जो साउंड सही नहीं करते। मतलब जुगाड़ एक ऐसा, स्ट्रीट स्मार्ट जुगाड़ू को नहीं कहेंगे। अच्छा, जुगाड़ तो वो वाले आदमी को कहेंगे कि जो बेसिकली उसको 2 नंबर के कामों की आदत हो, या वो क्विक मनी बनाना चाहो, या वो उस चीज़ को उस तरीके से नहीं करना चाहता। मिसाल के तौर पे मैं, आपकी गारमेंट्स की फैक्ट्री है, मैंने आपके पास ऑर्डर दिया, आपने जुगाड़ में मेरे लिए कोई प्रोडक्ट बना दी, तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट में वो क्वालिटी नहीं है, वो आपने जुगाड़ में बना दिया। सही है, ठीक है। तो वो जुगाड़ चलता नहीं है। सही, ज़्यादा लंबा नहीं चलता जुगाड़, कोई भी चीज़ ज़्यादा लंबी नहीं चलती। सही है, ठीक है। चलें, जाते जाते एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ पे सम अप करते हैं। वो ये है कि बहुत सारे मसले हमारी ज़िंदगी में ईमान की कमज़ोरी की वजह से भी हो रहे होते हैं। कहने को हम सब बोलते हैं कि अल्लाह पे हमारा यकीन है, अल्लाह हर जगह मौजूद है, लेकिन ईमान होता क्या है? ईमान ये होता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल के साथ खड़े हैं, आगे समंदर है, पीछे से लश्कर आ रहा है फ़िरौन का, बनी इसराइल घबरा गया और बोला हम पकड़े गए। उस वक्त हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने बोला नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, और समंदर खुला और रास्ता बन गया बीच में से। तो वो ईमान ये होता है। कहने को हम बहुत सारा कुछ कह रहे होते हैं पर वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते, वो अंदर से नहीं मान रहे होते, उसकी वजह से बहुत सारे मसले होते हैं। तो जब आप ये समझ जाएंगे कि अल्लाह ताला आपके साथ हैं, अल्लाह ताला आपका पुष्पन है, अल्लाह ताला आपके दोस्त हैं, तो बहुत सारे खौफ, बहुत सारे मसले, बहुत सारे मसाइल वैसे ही ख़त्म हो जाएंगे। क्योंकि हर चीज़ अल्लाह ने प्लान की हुई, अगर आपने नहीं की हुई तो भी। तो अपना ख्याल रखें, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। एक दफ़ा फिर बता रहा हूँ कि ईमेल एड्रेस आ रहा है, इस पर आप अपने क्वेश्चंस कर सकते हैं, इसी वीडियो के नीचे कमेंट में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं और उन सब का इंशाल्लाह जवाब देंगे। थैंक यू, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।